नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के एमसीक्यूज। बच्चों, अब की बार 2023-24 के बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज का काफ़ी वेटेज है, इसीलिए हम उसकी प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बनेंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। हमारा लेवल ना ही एनसीईआरटी से कम होगा, ना ही एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा होगा। मतलब हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग रिलेवेंट होंगे वही हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिखेंगे और मैं मोबाइल में देख लेता हूँ, ठीक है। आपको पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ना है स्क्रीन पे, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके और उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। फिर हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, उसके बाद आपको देखना है कि आपका वो आंसर ठीक है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो बच्चों, क्या है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर ए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बच्चों, आपको बताना है कि चार्ज किसी भी मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है, तो वो कैसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कौन कौन से फील्ड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप क्या कहोगे बच्चों, जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और उसे एक्सपीरियंस भी करता है। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। बताइए आपका ये आंसर ठीक था या नहीं था। चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चार्ज इज, चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी अपने को बतानी है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफरेबल, ऑप्शन नंबर बी एसोसिएटेड विद मास, ऑप्शन नंबर सी कंजर्व्ड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। हमें बताना है कि बच्चों चार्ज कैसा होता है। ट्रांसफरेबल होता है, क्या हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे बच्चों की हमारे पास एक ग्लास रोड है और हमने उस ग्लास रोड को रब किया किसी सिल्क क्लॉथ से, तो वहां चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज एसोसिएटेड विद मास, ये भी ठीक है। चार्ज ऑलवेज मास के साथ ही एसोसिएटेड होता है, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल ठीक है। चार्ज कंजर्व्ड होता है ऑप्शन नंबर सी में, ये भी ठीक है। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ये अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मतलब तीनों चीजें ठीक है। चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, मास के साथ एसोसिएटेड होता है, कंजर्व भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए बच्चों, क्या है। द पार्टिकल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, हमें उस पार्टिकल का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों, किसी भी एटम में ना तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। नंबर वन इलेक्ट्रॉन, नंबर टू प्रोटॉन एंड नंबर थ्री न्यूट्रॉन। बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बच्चों हम एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं। इनको न्यूक्लियस से इजेक्ट आउट करना इतना इजी काम नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको कहीं पर भी चार्ज दिखे तो चार्ज के लिए कौन सा पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा? ओनली इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अल्फा पार्टिकल ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन ये अपना करेक्ट आंसर है। ये प्रोटॉन भी गलत हो जाएगा बच्चों और न्यूट्रॉन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं और स्ट्रांगली बाउंड होते हैं
इसीलिए हम इनको इजेक्ट आउट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? इफ ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट हैज, अगर कोई एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, देन इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। बच्चों थोड़ा सा सोचना है, ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले छोटा सा कंसेप्ट हम आपको सिखा देते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। जैसे मान के चलो कि अपने पास कोई एक स्पीसीज है बच्चों, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, ठीक है। एक स्पीसीज ऐसी है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल हैं, तो इस वाली सिचुएशन में वो जो स्पीसीज है वो न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान के चलो वहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर दिया, अगर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे बच्चों, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो अब की बार पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो जो स्पीसीज है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। केस नंबर 3 क्या होगा? अगर मान के चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गई बच्चों? कम, तो इस वाली सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर सकता है ना, जो फंडामेंटल पार्टिकल मूव कर सकता है, जो ट्रांसफर हो सकता है, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही होता है। हमने अभी अभी देखा था कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है, ना प्रोटॉन मूव कर सकता ना न्यूट्रॉन मूव कर सकता। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। तो अपने क्वेश्चन में बताना था कि जो अपनी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब बच्चों वहां से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी के कारण ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो बच्चों ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है पॉजिटिव चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये अपना की कंसेप्ट हो गया। इसको यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 4 का अपना आंसर दे सकते हैं। ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा, ठीक है। बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आप दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? इफ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए आ जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए भी और नेगेटिव चार्ज के लिए भी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कर लिए। एक बार आप इनको देख लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को करने के लिए हमें एक छोटे से कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले उसे समझिए। अगर मान के चलो कि अपने पास कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट स्टेट में है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? इफ चार्ज इज एट रेस्ट, हमने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट में है, तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग है, या फिर क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, इफ चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो सिंपल ऐसे मिलेगा चार्ज इज मूविंग
या फिर ऐसे भी मिल सकता है चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको एक ही बात समझनी है, दोनों का मीनिंग एक ही है। और इस वाली सिचुएशन में वो दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, दो टाइप के फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये वाले कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड में 2022 के एग्जाम में पूछा भी गया था और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट स्टेट में होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर सिंपल ऐसे आए कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, उस वाली सिचुएशन में वो दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अपना पॉइंट नंबर 3 क्या है, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड। बच्चों चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ कि उसका एक्सेलरेशन है ना। अगर चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इन तीनों का मतलब एक ही है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर इनमें से कुछ भी चीज आपको मिले तो आपको समझ जाना है कि अपने 3rd पॉइंट का डिस्कशन हम कर रहे हैं। और इस वाली सिचुएशन में वो 3 चीजें प्रोड्यूस करेगा, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्ट में हम EM वेव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आप इसको लिख लीजिए। और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड अब अपना एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ए रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेज, एक रेस्ट चार्ज बच्चों क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अभी अभी हमने देखा रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों रेस्ट चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, इसने केवल मूविंग चार्ज बोला है। अगर मूविंग चार्ज बोला है तो आपको समझना है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करेगा बच्चों, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो तो हो जाएगा बच्चों, 6 में तो आ जाएगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, इसमें आ जाएगा बच्चों बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बच्चों आप स्क्रीन पे अपना पेज देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्या है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। तो इसमें आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप पढ़ो इसको। If a body acquires charge by rubbing, then its mass always increases, always decreases, remains same, may increase और decrease। बच्चों हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है और हमने ना रबिंग प्रोसेस से इसको चार्ज किया है। ठीक है, एक बॉडी है और इसको हमने रबिंग प्रोसेस से चार्ज किया है। रबिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इसको रब किया है। आप ऐसे समझ लो जैसे एक ग्लास रोड है और उसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया है। तो बच्चों जब हम दो ऑब्जेक्ट को रबिंग प्रोसेस से चार्ज करते हैं ना, जैसे ये कोई अपना ऑब्जेक्ट ए है और ये कोई ऑब्जेक्ट अपना बी है और रबिंग प्रोसेस से हमने इनको चार्ज किया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अगर मान के चलो हमने ए और बी को रब किया और सपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए बच्चों ए टू बी, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो गए, ए टू बी। तो ऐसी सिचुएशन में ए से इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हुए हैं तो ए में से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले हैं, इसीलिए जो ए है उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। और बच्चों बी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, बी ने कुछ पार्टिकल्स को गेन किया है, इसीलिए इसका मास इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब हम रबिंग प्रोसेस से पार्टिकल्स को चार्ज करते हैं ना, रबिंग प्रोसेस से हम लोग चार्ज करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसीलिए जहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं ना, वहां तो पार्टिकल्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स रीच कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रीच कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ मास इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों रबिंग प्रोसेस में मास ऑलवेज इंक्रीज होगा, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्योंकि डिक्रीज भी हो सकता है। ऑलवेज डिक्रीज होगा, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इंक्रीज भी कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, में इंक्रीज और डिक्रीज। बच्चों सेम तो रह ही नहीं सकता है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेम क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि पार्टिकल्स ट्रांसफर हुए हैं।
है ना, पार्टिकल ट्रांसफर हुए तो एक में से तो कम हो गए और एक में ज्यादा हो गए, तो एक का मास तो डिक्रीज होगा और एक का इंक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, में इंक्रीज और डिक्रीज। बच्चों इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वहां डिक्रीज हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वहां इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। टू स्फेयर्स ए एंड बी एग्जैक्टली सेम मास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। टू स्फेयर्स ए एंड बी एग्जैक्टली सेम मास आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। Two spheres A and B exactly same mass are given equal positive and negative charges respectively. Their masses after charging. बच्चों क्वेश्चन को समझना क्या है। टू स्फेयर्स ए एंड बी, ये हमने मान लिया स्फेयर ए है और ये स्फेयर बी है। बच्चों बिफोर रबिंग इनके मास सेम है, मतलब जब हमने इनको चार्ज किया ना, चार्ज करने से पहले बिफोर चार्जिंग इनके मास सेम है। ए का जितना मास है उतना ही स्फेयर बी का मास है, मतलब चार्ज देने से पहले दोनों का मास सेम है। फिर हमने क्या किया बच्चों, जो स्फेयर ए है उसको तो हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और स्फेयर बी को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, और अब इनके जो मासेज हो गए वो हमने लेट कर लिया कि ए स्फेयर का मास एम ए है और बी का मास एम बी है। तो अपने को ये बताना है कि एम ए और एम बी दोनों बराबर होंगे या कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। मास ऑफ ए मींस एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, एम ए इज लेस देन एम बी, एम ए इज इक्वल्स टू एम बी और नन ऑफ दीज, ये अपने को बताना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचना बच्चों। अगर ए स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज आया है और बी स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज आया है तो ऐसा कब पॉसिबल हुआ होगा बच्चों। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है क्यों, क्योंकि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए होंगे, कुछ पार्टिकल्स यहाँ से निकले होंगे। तो यहाँ से तो कुछ पार्टिकल्स इजेक्ट हुए हैं, है ना, और वो पार्टिकल कौन से इजेक्ट हुए बच्चों, पार्टिकल तो केवल इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट करता है, तो यहाँ से तो ना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट आउट हुए हैं। और बच्चों इस वाली सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए। ठीक है, तो ऑप्शन जो अपना स्फेयर नंबर बी है उस पर नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। ऑप्शन नंबर, और जो अपना स्फेयर ए है उसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए। तो बच्चों यहाँ तो पार्टिकल बाहर निकले हैं इसीलिए इसका मास कम हो जाएगा, और यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए हैं इसीलिए इनका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, एम बी विल बी ग्रेटर देन एम ए, मतलब बच्चों बी स्फेयर का जो मास है ना वो ग्रेटर होगा किससे, मास ऑफ स्फेयर ए से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। बच्चों अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आपको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो और उसे करने की कोशिश करो। बच्चों ट्राई किया आपने, चलो अब आंसर मैच करना। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेज Q1 एंड Q2। बच्चों दो चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2 और उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। आप सोच के देखो, दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो बच्चों ऐसा कब पॉसिबल हुआ होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर दोनों नेगेटिवली चार्ज हो। मतलब या तो दोनों पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 के बारे में ये तो श्योर हो गया कि दोनों की नेचर सेम होगी। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बच्चों तो दोनों की नेचर क्या हो जाएगी, सेम। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। और अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज करो बच्चों कि अगर Q1 और Q2 को हम मल्टीप्लाई करें, Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है, या फिर Q1 भी नेगेटिव है Q2 भी नेगेटिव है, मतलब दोनों की नेचर सेम है। Q1 और Q2 दोनों की नेचर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है,
तो अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है तो इस वाली सिचुएशन में दोनों की नेचर सेम होगी, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। और जब दोनों की नेचर सेम होगी और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों आंसर हमेशा कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, ये भी कुछ ऐसा ही है। इफ Q1 Q2 लेस देन 0, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। इफ Q1 Q2 लेस देन 0, बच्चों दो चार्ज हैं Q1 और Q2, हमने उनको मल्टीप्लाई किया और आंसर लेस देन 0 मिला। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, लेस देन 0 है इसका मतलब नेगेटिव है। तो हमने Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई किया और आंसर हमें नेगेटिव मिला। बच्चों ऐसा कब पॉसिबल होगा? Q1 एक नंबर है, Q2 एक नंबर है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर नेगेटिव आया। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब Q1 और Q2 की नेचर अपोजिट होगी। ठीक है, जब Q1 और Q2 की नेचर क्या हो जाएगी बच्चों? अपोजिट नेचर हो जाएगी। ठीक है, Q1 और Q2 में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक नेगेटिव होगा। उस सिचुएशन में ही Q1 Q2 लेस देन 0 आ सकता है। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब या तो Q1 और Q2 दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, तो इसका मतलब दोनों की अपोजिट नेचर हो गई। और अगर दोनों की अपोजिट नेचर हो गई बच्चों, इस वाली सिचुएशन में जो फोर्स यहाँ पे काम करेगा वो कैसा हो जाएगा? अट्रैक्टिव। कैसा हो जाएगा? अट्रैक्टिव। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए रिपल्सिव रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी अट्रैक्टिव अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में पूरे क्वेश्चंस करने के बाद आप अपना सेल्फ एनालिसिस भी करना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं और कितने आपसे गलत हो गए। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, देन विच वन इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। बच्चों अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है और ये कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, और यहां से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे हैं। और कितने करे हैं बच्चों? n। किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमने n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे हैं, तो अपने को बताना है कि इनमें से n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो बच्चों पहले बात तो एक याद रखना, इसको करने के लिए की कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि जब भी हम किसी एक मटेरियल से किसी दूसरे मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे ना, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर होगा। क्या होगा बच्चों? हमेशा इंटीजर होगा। मतलब जब आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो तो ऐसा पॉसिबल होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, दो कर सकते हो, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब डेसिमल में नहीं आ सकता। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, 3.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब n की ना इंटीजर वैल्यू आएगी। तो जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करें और n की पॉसिबल वैल्यू हमें बतानी पड़े, तो आप चेक करो कि कौन सा इंटीजर है और कौन सा नहीं है। बच्चों जो इंटीजर आएगा ना वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इस कंसेप्ट को यूज करके हम चेक करते हैं अपना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको आप सोल्व करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.3 मल्टीप्लाई विद 1000। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2300। और ये एक इंटीजर है। क्या है बच्चों? ये इंटीजर है। इसका मतलब ये जो अपना आंसर है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू तो पॉसिबल है, तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो गया। एक बार सारे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों 3243 इंटू 10 टू पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा 3243। बच्चों ये पावर -2 ऊपर है, नीचे आके +2 हो जाएगी और +2 को हम 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को? 32.43। तो ये तो इंटीजर नहीं है, मतलब ये वाली n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर सी में है बच्चों 2.63 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको हमें सोल्व करना है तो कितना मिलेगा? ये 2.63। और बच्चों यहाँ पर कितना आएगा? 1000।
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 2630 और ये भी एक इंटीजर है, मतलब ये वाला भी अपना पॉसिबल वैल्यू है। नेक्स्ट डी में देखिए बच्चों क्या है, डी में है 2.3 इंटू 10⁻⁻²। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 2.3 पावर -2 नीचे आके क्या बन जाएगी बच्चों +2, तो ये मिलेगा 2.3/100 और इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर अपना डेसिमल में आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके कौन कौन सी आंसर पॉसिबल हो गए, एक तो अपना ऑप्शन नंबर सी और एक ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसको भी लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट फ्रॉम ए बॉडी देन चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज। बच्चों अपने को क्वेश्चन में ये गिवन है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हमने किसी बॉडी से इजेक्ट आउट कर लिए हैं, ठीक है। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हमने उस बॉडी से इजेक्ट आउट कर लिए हैं, तो अपने को बताना है कि उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, वो बॉडी कितना चार्ज एक्वायर कर लेगी। तो मतलब ये तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है बच्चों 10⁻⁹, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो बच्चों एक तो ना कुछ ऑप्शन तो आप देखते ही क्रॉस कर सकते हो, कैसे, क्योंकि हमने किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है, और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये तो श्योर है कि नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा, तो जहां पे भी नेगेटिव अपने को ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी एंड डी, वो तो डायरेक्टली क्रॉस कर देंगे कि ऑप्शन नंबर बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो श्योर है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इजेक्ट आउट हुए हैं तो श्योर उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ए और सी में से कौन सा आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, Q इज टू NE, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेट चार्ज किसी भी सिस्टम का अगर निकालना है तो उसकी वैल्यू हो जाती है NE। तो बच्चों N क्या है, यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वैल्यू है 10⁻⁹। बच्चों E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करो तो 1.6 पावर -19 प्लस 9 सोल्व करेंगे तो पावर आ जाएगी -10 और यूनिट आ जाएगी बच्चों कूलम, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से इजेक्ट हुए हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपना ऑप्शन नंबर सी आ गया। बच्चों अब अपने को चलना है थोड़ा सा आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये सब अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, राजस्थान बोर्ड के हिसाब से लेवल को हमने ना ज्यादा रखा है ना कम रखा है, बिल्कुल हमारे एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हीं का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, ये N715 + 1H1, ये रिएक्शन अपने को क्वेश्चन में गिवन है, और इधर है बच्चों 2He4 और यहाँ पर है X, और हमें इस X को आइडेंटिफाई करना है कि ये X क्या होगा, ठीक है बच्चों। इस X को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, इसीलिए आपको एक बार कंसेप्ट समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। बच्चों इनको ना चार्ज कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे आप डील कर सकते हो, और चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन। तो टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ पे बच्चों 7 हो गया, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो टोटल प्रोटॉन नंबर इधर कितना हो गया 7 और इधर कितना हो गया 1। बच्चों इधर भी टोटल प्रोटॉन नंबर सेम ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे He का कितना हो जाएगा 2 प्लस X का हमें नहीं पता, ये तो अननोन एलिमेंट है, तो इसका प्रोटॉन नंबर Z और मास नंबर मान लेते हैं A। तो बच्चों ये कितना मिलेगा अपने को 2 + Z। तो आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो अपने को कितना मिलेगा, इधर टोटल प्रोटॉन नंबर मिला बच्चों 8 और इधर मिलेगा 2 + Z। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा Z = 6, मतलब Z की वैल्यू 6 है। बच्चों Z की वैल्यू 6 है, मतलब एटॉमिक नंबर अगर उसका, प्रोटॉन नंबर अगर उसका 6 आ गया तो इसका मतलब एलिमेंट तो कार्बन होगा।
एलिमेंट तो क्या होगा बच्चों, कार्बन। ये तो चीज फिक्स हो गई कि वो एलिमेंट तो कार्बन हो जाएगा क्योंकि जेड की वैल्यू 6 है। इसका मतलब अपना जो ऑप्शन है वो ए और बी तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि अपना कार्बन ही अपना करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब सी और डी में अपने को सर्च करना है, सी और डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो मास नंबर है ना उसका कंजर्वेशन करो। टोटल मास नंबर बिफोर द रिएक्शन, टोटल मास नंबर आफ्टर द रिएक्शन होना चाहिए। चलो इधर कितना है 15 + 1 तो कितना होगा 16, और इधर कितना है 4। अपने को इधर भी 16 करना है क्योंकि इधर जितना मास नंबर होगा उतना ही टोटल इधर होना चाहिए। तो 15 + 1 16 इधर हो गया, और तो इधर कितना मिलना चाहिए 4 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 12, तभी तो 12 + 4 16 हो पाएंगे। इसका मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी 12। तो जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा C612। हमने मास नंबर कंजर्वेशन लो यूज किया, वहां से तो 12 पता चला, और नीचे हमने बच्चों प्रोटॉन नंबर कंजर्वेशन यूज किया, उससे अपने को 6 मिला। इसका मतलब C612 ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों 15 में अपना करेक्ट आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बच्चों वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये आपको याद रखनी है बच्चों, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है फैराडे। क्या होती है, फैराडे। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये फैराडे होती है। ठीक है, और आपको एक बात याद भी रखनी है, वैसे तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे हो गई, और आपको एक रिलेशन भी याद रखना है, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। बच्चों 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं, 96500 कूलम। तो अपना ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इस डायग्राम में क्या क्या वैल्यू गिवन है बच्चों, -2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम। और हमें निकालना है बच्चों नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, और नेट चार्ज सिस्टम का हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल क्यू से। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका अलजेब्रिक एडिशन करना है, इन सभी को ऐड कर दो तो ये मिलेगा -2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -2 -5 -7 +6 तो कितना मिलेगा -1 माइक्रोकूलम। और बच्चों -1 माइक्रोकूलम को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, माइक्रो का मतलब पावर -6 होती है, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया बच्चों -10⁻⁻6 कूलम, मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी सीरीज का, और वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेटेड बाई। बच्चों अपने को बताना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली किसने डेमोस्ट्रेट किया था, कौन से एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ था, तो इसमें आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऐसा आपने क्लास 11th केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और ये 12th में भी आ गया। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेटेड बाई मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चों ये हमने कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 के, और ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी तो एक फर्स्ट पार्ट है इसका। तो इसमें जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे उनकी 1 by 1 सीरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में सेम टाइम और सेम जगह।